निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री राज्यसभा में बजट की चर्चा की पर जवाब दे रही हैं। सुनवा देते हैं आपको क्या चल रहा है। And also very clearly speak about why this budget has prioritized on some things whilst explaining the doubts that the members have expressed. So we went in for a budget which would stand for continuity, which will be bringing in stability to the economy अर्थव्यवस्था में स्थायित्व लाने की कोशिश है इस बजट के जरिए हमारे, and also a vision for टैक्सेशन में प्रेडिक्टेबिलिटी लाने की कोशिश की है ताकि हम भारत की आज़ादी का जब 100 साल मनाएं तो हमारा रास्ता साफ हो। अर्थव्यवस्था पैंडेमिक से बाहर आ रही है, हमारा जोर विकास पर है। पिछला बजट भी विकास पर आधारित था क्योंकि इसके जरिए ही हम लोगों को मुश्किल हालात से निकालने की कोशिश कर सकते हैं जो परेशानी महसूस कर रहे हैं इस महामारी में। ग्रोथ पर हमारा जोर बरकरार है इस बजट में भी। एक और चीज जो ग्रोथ पर फोकस के साथ बरकरार है वो ये है कि हम ढांचागत निर्माण के लिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं ताकि 21वीं सदी के नए भारत का निर्माण किया जा सके। पीएम गति शक्ति का जो विचार हमने ढांचागत निर्माण के लिए रखा है इस बजट में वो गाइडेंस देता है, दिशा निर्देश देता है। We needed to bring in greater synergy. We wanted to bring in greater complementarity between the various infrastructure spending that we are. साथ ही हम इस बारे में एक समन्वय स्थापित करना चाहते हैं कि हमारी ढांचागत विकास की जो अलग-अलग लेखों में, अलग-अलग खातों में जो स्पेंडिंग है, खर्च है, उस पर हम तालमेल कर सकें। और हमने पाया है कि पिछले कुछ दशकों के दौरान हर योजना, हर परियोजना उसने हमें उस तरीके के निवेश का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं दिया है। आपने कभी सड़क बनाई हो, कभी आपने मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाया हो, किसी जगह कोई हाईवे बनाया हो, लेकिन जिस तरीके का तालमेल, जिस तरीके का समन्वय इसमें देखना चाहिए वो आंशिक रूप से ही हासिल हुआ है, पूरी तरह से नहीं मिल पाया। और इसलिए हमने सोचा कि अगर इसके बीच में एक बेहतर तालमेल हो और हम जो सरकारी खर्च है, पब्लिक स्पेंडिंग है, उसको बेहतर तालमेल के साथ आगे ले जा सकें तो हम उसके नतीजों को ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका लाभ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अगले 25 सालों में, जिसे हम अमृत काल कहते हैं, जो कि भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करने का वक्त होगा, उस दौरान हम भारत के सभी इलाकों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे और हम चाहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ये जो स्टिमुलस है उसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने के लिए करें। ये हमारा प्रयास है और इसीलिए हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने की कोशिश की है। हमें सस्टेनेबल रिकवरी की ज़रूरत है और अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है और साथ ही ज़रूरी है कि अर्थव्यवस्था में एक स्थिरता आए। हम एक सतत विकास की दर हासिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था के जो लाभ हैं वो समाज के आखिरी आदमी तक पहुंच सकें। और अर्थव्यवस्था के इसी फोकस के साथ हमने इस बजट को पेश किया है और एक निरंतरता की कोशिश हमने पिछले बजट और इस बजट में बनाए रखने की कोशिश की है, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मामला हो, चाहे डिसइन्वेस्टमेंट का मामला हो या नई प्रौद्योगिकी को स्वीकार करने का मामला हो, चाहे डिजिटल इंडिया का मामला हो, जिसके जरिए ग्रामीण भारत को ज़्यादा बेहतर सुविधाओं का और सेवाओं का लाभ मिल सके।
medical and health डिजिटल facilities सेवाओं को, and चाहे वो digital for स्वास्थ्य also की हो, शिक्षा की हो, So उन तमाम that मामलों में समावेशी बनाने की हमने technology कोशिश and की है। digital, adaptation प्रौद्योगिकी are और also डिजिटल को instruments through which अपनाने we के want to work का जो during प्रयास this हमने किया है, अमृतकाल, so that उसको हम India at अमृत 100 काल में आगे would बढ़ाने की have कोशिश करेंगे, the ताकि lead भारत जब advantage 100 which many बरस countries पूरे are करे just अपनी starting आज़ादी to के, do. We would be leading in that field तब of हम digital technology उन तमाम चीज़ों को भी हासिल कर सकें जो कई विकसित देशों के पास हैं, और एक बेहतर पारदर्शिता के साथ हम प्रशासन को चला सकें, उसको अधिक जवाबदेह बना सकें, और इसके साथ ही ये एक आम आदमी की, एक सामान्य भारतीय नागरिक की जो सुविधाएं हैं और जो उस तक पहुंचने वाली सहूलियतें हैं, उनको अधिक बेहतर बना सकें। इस बजट में हमने इसीलिए तकनीक पर खासा जोर दिया है। इसका एक नमूना ये भी है कि हमने ड्रोन को एक प्रभावी औजार की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास किया है, जिससे कि हम भारत की कृषि को और अधिक प्रभावी बना सकें। कई सदस्यों ने इस बारे में टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा है कि ड्रोन को हम कृषि में लाके हम क्या करना चाहते हैं। हम दरअसल ड्रोन का इस्तेमाल कर कृषि को और अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं, ताकि पेस्टिसाइड का छिड़काव करने में इसका लाभ लिया जा सके, और साथ ही इससे हम क्रॉप आउटपुट, जो फसलों का उत्पादन है, उसके आकलन को भी अधिक बेहतर बना सकें। और ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए क्षमता है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले जो युवा, ग्रामीण क्षेत्रों के जो युवा हैं, उनको भी इसके कौशल प्रदान कर सकता है। वो इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे अपने आप को, इसमें भविष्य देख सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। हम स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरीके से भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल रहा है, जिस तरीके की रफ्तार है, वैसी दुनिया में और कहीं नहीं देखने को मिल रही है। और भारत के 20 से ज़्यादा जो स्टार्टअप हैं वो यूनिकॉर्न बन गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टार्टअप के लिए हम पब्लिक इक्विटी फंड बनाने की या वेंचर इक्विटी फंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उन युवाओं को लाभ मिलेगा, उन्हें रोजगार मिल सकेगा, जो विचारों की ताकत में विश्वास रखते हैं। हम चाहे वो सड़कें बनाने का हो, चाहे वो अनाज का भंडारण हो, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर नए विचार हमें देखने को मिल रहे हैं, नई अप्रोच देखने को मिल रही है। और इस बजट में हमने उन तमाम क्षमताओं को भी समर्थन देने का प्रयास किया है, और हम कोशिश है कि हम देख सकें कि किस तरीके से ये जो नए विचार हैं वो नए नतीजे दे सकें। और एक उच्च स्तरीय कमेटी हम बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से और ज़्यादा जो संसाधन हैं वो स्टार्टअप्स के लिए दिए जा सकें। ये हमारे युवाओं को अवसर देंगे, हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाएंगे, ताकि हम अधिक तेजी से विकास कर सकें। सो महोदय, बजट स्थायित्व की बात करता है, ये निरंतरता की बात करता है, जो हमने पिछले साल में और उसके पहले से हम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ढांचागत निर्माण पर हमारा जोर है। I don't think I said anything which is going to amuse any one of us, sir. India's 25 years, the coming 25 years. भारत के आने वाले 25 साल, No wonder we are calling it as Amritkaal. And इस पे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि there is no vision. हम इसे अमृतकाल कह रहे हैं। If we do not have a vision अगर for हमें India at 100, हमारे sir, पास अगले 25 सालों का कोई रोड मैप नहीं होगा, कोई विजन नहीं होगा, तो हमारा हश्र वही होगा जैसा पिछले 75 सालों में हो। वैसी स्थिति होगी जिस तरीके से कांग्रेस ने शासन किया, और इस दौरान कोई विजन नहीं था, केवल एक परिवार को लाभ देने की कोशिश की गई, इसके अलावा कोई विजन नहीं था। प्लीज बैठकर So I'll come about what Kaal it is, sir. It is Amrit Kaal, but I'll also explain a bit on it. मैं बता दूं कि ये अमृत काल है, लेकिन अगर विपक्षी साथी जो हैं अगर इसमें थोड़ा धैर्य रखें तो मैं इसको भी स्पष्ट कर दूं कि हम इसे क्यों अमृत काल कह रहे हैं।
mentioned this earlier, and मैंने I'd ये like to पहले भी recall it again. कहा है और मैं एक बार फिर दोहराना चाहती हूँ, Kind of जिस तरह से hit that Indian economy took because of a global pandemic. वैश्विक महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ने जिस तरीके का नुकसान झेला, दुनिया के और देशों ने भी इसका नुकसान उठाया, लेकिन भारत ने इसका बहुत गहरा झटका झेला है। That in 72-73 we had a 0.6% contraction in our economy. हमारी Oil crisis, global oil अर्थव्यवस्था में 79-80 we had a 5.2% reduction. 72-73 में 79-80 में भी Iraq war. Now 2008-9 was 2008-9 में जब वैश्विक वित्तीय संकट आया था, उस समय भी अर्थव्यवस्था में एक संकुचन देखने को मिला था, लेकिन जो नया जो 2021 के दौरान देखने को मिला संकुचन, वो -6% का संकुचन था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा संकुचन था अर्थव्यवस्था का। और इस तरीके के आर्थिक संकुचन का या इकोनॉमिक कंट्रैक्शन का कोई इतिहास नहीं है, ना लोगों का अनुभव रहा, ताकि लोग इस चीज को समझ सकें, और न ही कोई तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं कि वो पहले कैसा था और अब कैसा है। जो हालिया वैश्विक संकट है, as I read out, 4 important big global crisis triggered contraction in the Indian economy. The latest one is the 2008-9, other than the one in which we are just about to come out. That time, I just want to highlight the fact. पिछली बार जब आर्थिक संकुचन देखने को मिला था, तब 2.12 लाख करोड़ का ही संकुचन था, लेकिन अब की बार जो आर्थिक संकुचन देखने को मिला वो 9.56 लाख करोड़ का था। जिस तरीके का जीडीपी नुकसान, जीडीपी लॉस हमें देखने को मिला, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संकट था। हमारा नुकसान जीडीपी का बहुत ज्यादा था। 2008-9 में जहां 2.12 लाख करोड़ ही केवल जीडीपी संकुचन का नुकसान था, लेकिन इस सब के बावजूद, आपूर्ति में आए संकट के बावजूद, भारत का सीपीआई मुद्रास्फीति जो है, भारत की जो मुद्रास्फीति है, महंगाई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, महंगाई केवल 6.52 पे है। लेकिन 2008-9 में जिस तरीके का नेगेटिव ग्रोथ देखने को नहीं मिला था, लेकिन उसके बावजूद उस समय की महंगाई, उस समय का सीपीआई मुद्रास्फीति दर क्या था? माफ कीजिएगा, because you're saying it, I'd rather benefit from a comment. Please, आपस में. Please, आप. Thank you. Please. Thank you, Anand Sharma ji. Thank you very much. So, sir, for a reduction in gain of 2.12 lakh crores, जिस समय में 2.12 लाख करोड़ का संकुचन हुआ था, उस समय महंगाई 9.1% थी। यानी महंगाई 9.1% पे थी, जबकि अर्थव्यवस्था में केवल 2.12 लाख करोड़ का ही संकुचन हुआ था। जबकि जब महामारी ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, जहां पे 9 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, उस समय भी हम महंगाई को 6.6% के करीब रखने में कामयाब रहे। मैं विपक्ष के अपने साथियों के लाभ के लिए बताना चाहते हैं कि आप इससे छोटे संकट को नहीं संभाल पाए, और हम इससे कहीं ज्यादा बड़े संकट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने महंगाई को सीमित रखने की कोशिश की है। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि तेल के, दाल के, इनकी आपूर्ति को हम सुनिश्चित कर सकें, इसकी दामों को सीमित कर सकें, नियंत्रित कर सकें।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।